क्या हाल है तुम लोगों के? बढ़िया। ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6, संविधान का निर्माण। यानी कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हम देख चुके हैं। अब हम निर्माण करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, एक नए युग की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर को मोस्टली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया है। ठीक, और ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है। तो 26 जनवरी 1950 को आया। तो 26 जनवरी आपको रिमेंबर, 26 जनवरी 1930, दो वीडियो पहले हमने पढ़ाया था आपको। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहाँ फैलाया था? झंडा रावी रिवर के किनारे फहराया था, लाहौर में। लाहौर का सेशन था जो दिसंबर का 1929 का सेशन था लाहौर का, दिल्ली वाला। उसको 30 में 26 जनवरी को पोस्टपोन करके इस दिन फहराया था झंडा, और बोला था कि पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की थी। और इसी दिन को हमने मनाया था उस दिन एज अ इंडिपेंडेंस डे। उस दिन एज अ इंडिपेंडेंस मनाया था। बाद में हमारा संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को, बट हमने फाइनल लागू कब किया? 26 जनवरी। क्यों? जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डेट, दैट्स इट। तो यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई व पेचीदगी को आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण, यानी कि वेराइटीज बहुत सारी थी, ठीक है, डाइवर्सिटी इसको हो सकते हैं, तो जैसे कि इंडिया बोलते हैं ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, सो इट्स वन ऑफ देम। बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। इस ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानीपूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान लाजमी था। ठीक, हमारे संविधान ने अतीत वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और डिफरेंट कास्ट, ठीक है, रेस कम्युनिटीज में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में हेल्प की है। दूसरी ओर इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का भी प्रयास किया है। तो भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1940 के बीच में सूत्रबद्ध किया गया था, क्योंकि इस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। और इस दौरान संविधान सभा में इसके मसविदे के एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली। इसको हम पढ़ेंगे हमारे पॉलिटी में। ठीक, संविधान सभा 3 साल, दिसंबर 1949 में 3 साल तक चली। बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर कर रहे थे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और ये सब लोग। सॉरी, गांधी जी नहीं, ये कौन है हमारे, वल्लभ भाई पटेल। तो कुल 11 सेशन हुए थे, ठीक है। सिटिंग्स कितनी हुई थी? 165 सिटिंग्स हुई थी। सेशंस के बीच विभिन्न समितियों और उप समितियों मसौदों को सुधारने का काम करती थी। राजनीति शास्त्र की पाठ्य वस्तु को पढ़ने के बाद आप ये जान चुके होंगे कि भारत का संविधान कैसा है। अभी हम पढ़े नहीं, अभी पढ़ेंगे। आप देख चुके हैं कि आज़ादी के बाद इस संविधान की क्या उपयोगिता और सार्थकता रही है। इस अध्याय में हम इसी बारे में जानेंगे। तो पढ़ते, उथल पुथल का दौर तो पता ही है। संविधान निर्माण से पहले के साल काफी उथल पुथल वाले थे। ये महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, किंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया, ठीक है। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ पॉसिबली सबसे व्यापक आंदोलन था। कौन सा? 1942 का, याद रखना। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे। 1946 के बसंत में बॉम्बे तथा अदर सिटीज में रॉयल इंडियन नेवी, शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। तो लोगों की सिंपैथी सिपाहियों के साथ थी। 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे, ठीक। तो व्यापक तौर पर हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलनों का एक अहम पहलू था। और इसके अपोजिट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मेन राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिशों में नाकामयाब होते जा रहे थे। अगस्त 1946 में कलकत्ता में स्टार्ट हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाले दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। ये सब बड़ी कहानी है। तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमान और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं व सिख के लिए यह एक निर्मम चुनाव का क्षण था कि वो हिंदू में, मतलब सॉरी, हिंदुस्तान में रहे या पाकिस्तान में रहे, ठीक। उनके सामने ये अक्षर मृत्यु तथा पीढ़ियों पुरानी जड़ों से उखड़ जाने के बीच का चुनाव का क्षण था। करोड़ों शरणार्थी वहां से यहाँ से वहां जा रहे थे। मुसलमान ईस्टर्न व वेस्टर्न पाकिस्तान की तरफ
तो हिंदू और सिख वेस्टर्न बंगाल व यूपी यानी कि सॉरी ईस्टर्न पंजाब की ओर दौड़ पड़ रहे थे। उनमें से बहुत सारे काफी मंजिल तक नहीं पहुंचे, बीच रास्ते में मर गए थे। नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या देसी रियासतों को लेकर थी, प्रिंसली स्टेट्स, जो ना ही इंडिया मिल रहे थे और ना ही किसी के दौरान वो जा रहे थे। वो अपना पर्सनल राजशाही बना के रखे थे। तो ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग एक तिहाई भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के कंट्रोल में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सीमित ही सही लेकिन काफी आज़ादी थी। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं को की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई। एक समकालीन प्रेक्षक ने कहा कि कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सपना का देख रहे थे। देख रहे हो? संविधान सभा की बैठकें इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी। बाहर जो कुछ चल रहा था उससे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श पर भी भला अछूता कैसे रह सकता था। तो लेट्स सी, अभी संविधान सभा का गठन होता है। ठीक, तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1945 से 1946 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे और इसके पश्चात प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चूज सेलेक्ट किया था। तो नई संविधान सभा में कांग्रेस कौन से इफेक्टिव थे, क्योंकि कांग्रेस ही तो उस टाइम पे पार्टी। तो प्रोविंशियल इलेक्शंस में क्या थे, कांग्रेस ने जनरल इलेक्शन क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की थी और मुस्लिम लीग को मैक्सिमम आरक्षित मुस्लिम सीट मिली। आपको पता ना 88.4% सीट्स मिली थी ना मुस्लिम लीग को। लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अदर अपना संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान को डिमांड को जारी रखा। तो शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। जो सोशलिस्ट थे हमारे, उनको लगता था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है ना, दैट इज मेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड फॉर द ब्रिटिशर्स करके, बट लेटर वो ज्वाइन होंगे, देखो वैसे वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% मेंबर्स कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर्स थे। ठीक है, क्योंकि बाकी जो 18% होने चाहिए थे फ्रॉम मुस्लिम लीग एंड सोशलिस्ट पार्टी, तो उन सबके नहीं ऐड हुए थे। बट सभी कांग्रेस सभी कांग्रेस एक सदस्य यार देखो क्या हो रहा है। बट सभी कांग्रेस सदस्य एक मत नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न हो सकते थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदारी के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष थे। राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझौतों की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसे ही रुख अपनाया था। ठीक, तो संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। और इसी तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता भी सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। ठीक है, जनता दरबार, कई भाषाएं अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की डिमांड करते थे। माइनॉरिटी जो हमारे थे, अल्पसंख्यक रिलीजियस माइनॉरिटी जो थी हमारे, अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। तो सभा में सांस्कृतिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई थी। अब बात करते हैं मुख्य आवाजें। संविधान सभा में 300 मेंबर्स थे। ठीक, उनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण। इनमें से 6 थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जो कि मेंबर ऑफ द कांग्रेस थे। एक निर्णायक प्रस्ताव जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू ने पेश किया था 1946 में आई गेस। उन्होंने ये प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का रंग तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। किसने ये बताया था? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने, सॉरी नेहरू जी ने ही हमारा क्या बनाया था। हमारे पहले पीएम थे, हमारे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, उन्होंने हमारा तिरंगा झंडे के बारे में बताया था। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्ट के प्रारूप ड्राफ्ट लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों की भी सहमति पैदा करने में, ये आपको पता ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ही सब जो राजा रजवाड़े थे इनको खत्म करके एक एकजुट देश में मिलाया था। ठीक,
तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक, सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपना बात कहने का मौका मिले, ये उनकी जिम्मेदारी थी। किसकी? राजेंद्र प्रसाद की। अभी की डेट में उसको बोलते हैं लोकसभा स्पीकर या स्पीकर ऑफ पर्टिकुलर हाउस, जो भी है, फिर चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो या फिर स्टेट को असेंबली हो या फिर काउंसिल हो। अभी हमारे कोई नए वाइस प्रेसिडेंट बने, उनका नाम क्या है बताओ? कुछ धनखड़ करके है। कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री बी आर अम्बेडकर भी इस सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में एक थे। ऑल्दो ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे उस टाइम पे, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्यौता दिया गया था, और इस भूमिका में उन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम किया। समझ रहे हो? वेरी इंपॉर्टेंट। उनके साथ दो अन्य वकील भी काम कर रहे थे, गुजरात के थे के एम मुंशी और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक, बाद में और लोग आएंगे 5। तो उन्होंने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी थी। इनमें से एक थे वी एन राव, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारे, ये मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा। वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए गए थे। और दूसरे अधिकारी थे एस एन मुखर्जी, इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। ठीक है, चीफ ड्राफ्टमैन थे हमारे एस एन मुखर्जी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे, तो अम्बेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। ठीक, इस काम में कुल मिलाकर 3 साल लगे और इस दौरान चर्चाओं में मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए। यह लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़ी कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर भारतीय भाषाओं, राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए वगैरह वगैरह, नागरिकों के नैतिक मूल्य जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं, इन सभी प्रश्नों पर भी सब बात करेंगे। लेट्स सी। हिंदू कोड बिल, बी आर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पर चर्चा का संचालन कर रहे हैं। ठीक, भीमराव अम्बेडकर जी हमारे ये रहे। तो संविधान की दृष्टि की बात करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक, हाँ देखो बताया ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था? दिसंबर 1946 को। भाई जे एल नेहरू, इन्होंने क्या बनाया था? हमारा तिरंगा झंडे का पूरा डिजाइन और कलर वगैरह दिया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क चाहा गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। ठीक, नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया ताकि माइनॉरिटीज, जो कि हमारे पिछड़े जनजातीय क्षेत्र हैं, एवं दलित व ओबीसी वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया और इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र बरबस अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं, इसके क्या वो लिखा था कि 13 दिसंबर 1946 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भाई मेरे जहन में बार बार ये सारी संविधान सभाएं आ रही हैं जो पहले ये काम कर चुकी हैं। मुझे उस महान अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का ख्याल आ रहा है जहाँ के राष्ट्र निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान रच दिया जो इतने सारे सालों, 1.5 सदी से भी ज्यादा समय तक काल की कसौटी पर खड़ा उतरा है। उन्होंने एक महान राष्ट्र गढ़ा जो उसी संविधान पर आधारित है और इसके साथ ही मेरी नज़र उस महान क्रांति की ओर जाती है जो 150 साल पहले एक अन्य स्थान पर हुई थी। मुझे उस संविधान सभा का विचार आता है जो स्वतंत्रता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पेरिस के भव्य एवं खूबसूरत शहर में जुटी थी। उस संविधान सभा में ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था और किस तरह राजा व तमाम अन्य अधिकारी उसके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। तो इतिहास के ये सारे अध्याय बरबस मुझे याद आ रहे हैं। किसको? हमारे नेहरू जी को। तो सदन को इस बात को याद रखना होगा कि भाई जब इस तरह की मुश्किलें आई और जब उन संविधान सभाओं के लिए कमरा तक नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने टेनिस के खुले मैदान में सभा की थी और एक शपथ ली थी कि जिसे टेनिस कोर्ट के शपथ के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने राजाओं व अन्य ताकतों की रुकावटों के बावजूद अपनी बैठकें जारी रखी और तब तक वहां से नहीं गिरे जब तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया था। मुझे विश्वास है कि हम भी उसी शुद्ध भावना से यहाँ इकट्ठा हुए हैं और चाहे हमारी बैठक इस कक्ष में हो या फिर और कहीं,
और चाहे खेतों में हो या बाजार में, हमारी बैठकें तब तक जारी रहेंगी जब तक कि हम अपना काम पूरा नहीं कर लेंगे। इसके साथ ही मुझे हाल मतलब उसी टाइम की एक क्रांति का विचार आता है जिसमें एक नए किस्म के राज्य का जन्म हुआ। यह रसिया की क्रांति थी, रशियन रेवोल्यूशन, जिसने दुनिया के एक शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत यूनियन गणराज्य का नाम दिया था। आज यह देश दुनिया में अप्रतिम भूमिका निभा रहा है। ये न केवल दुनिया का ताकतवर देश है बल्कि हमारा पड़ोसी भी है। और ये सारे महान प्रयोग हमारे सामने हैं, हमें उनकी सफलताओं से सीखना है और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना है। हो सकता है हम उन्हीं विफलताओं से बचने में सफल ना हो पाए, क्योंकि किसी भी इंसानी कोशिश में थोड़ी बहुत नाकामी की गुंजाइश तो रहती ही है, बट आई बिलीव कि तमाम रुकावटों और कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और उस सपने को प्राप्त व साकार करके ही दम लेंगे जिसे हम इतने अरसे से अपने दिलों में सजे हुए हैं। क्या देख रहे हो, क्या शुद्ध हिंदी लिखी है यार। आंसर राइटिंग ऐसी लिखो यार, इंटरेस्टिंग करके। हमने एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना का दृढ़ और पवित्र संकल्प लिया है। भारत का संप्रभु होना निहित है, इसका स्वतंत्र होना और गणराज्य होना भी स्वाभाविक है। कुछ मित्रों ने सवाल उठाया है, आपने यहाँ लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा। मैंने उन्हें कहा कि भाई निसंदेह ये सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य लोकतांत्रिक ना हो, परंतु हमारा पूरा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थानों के ही पक्षधर हैं। तो यही ऑब्वियस है कि भाई हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है, लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं। यह लोकतंत्र कैसा होगा, उसकी शक्ल सूरत कैसी हुई, यह एक अलग मसला है। आज के लोकतंत्रों ने दुनिया की प्रगति में जबरदस्त भूमिका निभाई है और उनमें से बहुत सारे यूरोप और अदर कंट्रीज के हैं, बट डाउटफुली ये हो सकता है कि अगर उन्हें पूरी तरह लोकतांत्रिक बने रहना है तो ना जाने कब उन लोकतंत्रों को अपनी शक्ल सूरत थोड़ी बहुत बदलनी पड़ती। बट मैं आशा करता हूँ कि किसी कथित लोकतांत्रिक देश की एक खास लोकतांत्रिक प्रणाली या किसी संस्थान विशेष को हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि हम उससे बेहतर कुछ रच दें। बहरहाल जो भी होगा, किसी भी सूरत में हम यहाँ जैसी चाहे सरकार बनाए, वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य जरूर होनी चाहिए। ठीक। हम लोकतंत्र के हक में हैं और ये इस सदन को तय करना है कि इस लोकतंत्र पूर्णतम लोकतंत्र का स्वरूप कैसे होगा। सदन, लोकतंत्र मतलब समझ रहे हो, जिसमें गवर्नेंस लोगों के हाथ में रहती है। तो सदन इस बात को देख सकता है कि ऑल्दो इस प्रस्ताव में हमने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमें लगा कि यह तो ऑब्वियस है, जरूरत ही नहीं तो हो गई होगा कि गणराज्य शब्द में यह शब्द पहले ही निहित होता है। इसलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते। हमने शब्दों की मात्रा से कहीं ज्यादा ध्यान दिया है। हमने इस प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर वस्तु प्रस्तुत की है, बल्कि लोकतंत्र की नहीं, आर्थिक लोकतंत्र की अंतर वस्तु प्रस्तुत की है। अन्य सदस्यों को इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि इस प्रस्ताव में हमने भारत को एक सोशलिस्ट राज्य बनाने का उल्लेख क्यों नहीं किया है। यहाँ मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं समाजवाद का समर्थक हूँ और मुझे आशा है कि एक दिन भारत भी सोशलिस्ट के पक्ष में होगा और वहीं भारत एक समाजवादी राज्य की स्थापना के मार्ग पर चलेगा। आई बिलीव कि एक दिन पूरी दुनिया को इसी मार्ग पर चलना होगा, एंड दैट इज ट्रू। तो नेहरू के भाषण की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए, उसमें क्या कहा जा रहा है वगैरह वगैरह सब। संविधान की दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में वे क्या करें, अतीत की ओर जाते हुए अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत में संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति व स्वतंत्रता के लिए एक लंबे हिस्टोरिकल स्ट्रगल का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। ठीक। वह भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत की क्रांतिकारी क्षणों के समकक्ष बता रहे हैं। बट नेहरू के कहने का आशय यह नहीं है कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट मान लिया जाए या कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे विचारे भारत पर लागू किया जा सकता है। वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य होनी चाहिए। पश्चिम से वहां की उपलब्धियां, मतलब वही से लिखा जो ऊपर लिखा हुआ है। लोगों की इच्छा कहती कि संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का ये साया दिखाई देता था। उन्होंने सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आजाद करें। 1946 से 47 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। जेल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी, बट उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था।
तो लहिड़ी ने अपने साथी को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है, बल्कि ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द। अब तो सोमनाथ लहिड़ी ने ये सब कहा था। छोड़ो, ये पढ़ोगे तो पढ़ लेते हैं यार, कहीं पूछ लिया तो किस हो जाए। सोमनाथ लहिड़ी ने क्या लिखा था कि भाई महोदय, मैं पंडित नेहरू को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यह कहकर भारतीय जनता की भावनाओं को इतने सटीक शब्दों में व्यक्त किया है कि भारत के लोग अंग्रेजी द्वारा थोपी गई किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की जबरदस्ती पर असंतोष व आपत्ति व्यक्त की जाएगी और अगर आवश्यकता हुई तो हम संघर्ष की घाटी में उतरेंगे। बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उद्यान शब्द। बट इट हैज टू बी सीन कि यार इस चुनौती को हम कैसे और कब साकार करते हैं। महोदय, मसला यह है कि यह जबरदस्ती इसी समय की जा रही है। न केवल ब्रिटिश योजना ने भावी संविधान बना दिया है जो अंग्रेजों की संतुष्टि पर आश्रित होगा, बल्कि इससे यह भी संकेत मिलता है कि मामूली से मामूली मतभेद के लिए भी आपको संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा या वहां इंग्लैंड में जाकर नाचना पड़ेगा या ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो उस टाइम पे थे क्लीमेंट एटली या किसी और के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। केवल यही सच नहीं है कि हम चाहें जो भी योजना क्यों ना बनाए, यह संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना, उनके आर्थिक व वित्तीय शिकंजे के साए में है। और इसका मतलब ये निकलता है कि मूल रूप से सत्ता मूल अभी तो सीख गया। मूल रूप से सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथ में है और सत्ता का प्रश्न बुनियादी तौर पर अभी तक तय नहीं हुआ है। तो जिसका क्या मीनिंग निकलता है कि भाई हमारा भविष्य अभी भी पूरी तरह हमारे हाथों में नहीं है। इतना ही नहीं भाई, हाल ही में एटली यानी क्लीमेंट एटली जो ब्रिटिश पीएम था तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए वक्तव्यों में यह भी स्पष्ट हो गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे विभाजन से भी पीछे नहीं हटेंगे। महोदय, इसका आशय है यह है कि इस देश में कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हमारे पास केवल आपस में लड़ने की स्वतंत्रता है, हमें बस इतनी ही फ्रीडम मिली है। इसलिए हमारा विनम्र सुझाव यह है कि यहाँ सवाल इस योजना की रूपरेखा के जरिए कुछ पा लेने का नहीं, बल्कि यहाँ और भी अभी स्वतंत्रता की घोषणा करने और इंटरिम गवर्नमेंट भारत की जनता से यह आह्वान करने है कि वे आपस में लड़ने की बजाय अपने एनिमी को देखें जिसके हाथों में अभी भी घोड़ा है। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को देखें और उससे मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़े और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम अपने दावों का हल ढूंढ सकते हैं, ये बताया। तो नेहरू ने भाई स्वीकार किया कि ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न प्रकार की संविधान चाहते थे। एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में काफी हाथ था और उसने सभा के कामकाज पर कुछ शर्तें भी लगा दी थी। बट नेहरू ने कहा कि आपको उस सोर्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है और हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे, फिर चाहे वे किसी भी समूह पार्टी से संबंधित क्यों ना हो। इसलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लिया था। लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सेंचुरी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। जब 19वीं सेंचुरी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का सपोर्ट किया, उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का सपोर्ट किया, तो वे सामाजिक न्याय का ही अलग जगा रहे थे। तो जब विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई थी तो वे धर्मों को और ज्यादा न्याय संगत बनाने का ही ट्राई मार रहे थे। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया या कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया, तो वे आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। एक दमनकारी और इलीगल गवर्नमेंट के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र व न्याय का, नागरिकों के अधिकार और समानता का स्ट्रगल भी था। जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की डिमांड बढ़ी, अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रोविंस सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कानून 1909, 1919 पार्लियामेंट रिफॉर्म 1919 क्या आया था हमारा, रॉलेट एक्ट क्या आया था 1919 में क्या आया था, और 1935 में हमारा आया था तो आया था 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। यस, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था।
और उसी के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 8 प्रोविंस में कांग्रेस जीत गई थी। इसके बावजूद हम पहले के संवैधानिक बदलावों तथा 1946 से अगले 3 साल के दौरान घटी घटनाओं का स्वाभाविक रूप से एक ही प्रोसेस का हिस्सा नहीं मान सकते। पर इससे पहले की संवैधानिक प्रयोग एक प्रतिनिध्यात्मक सरकार के लगातार बढ़ती डिमांड के जवाब में थे, जबकि विभिन्न कानूनों 1909, 1919, 1935 को पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों की कोई डायरेक्ट हिस्सेदारी नहीं थी। उन्हें औपनिवेशिक सरकार ने ही लागू किया था। प्रांतीय निकायों का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल का दायरा समय के साथ फैलता जा रहा था, लेकिन 1935 में भी यह अधिकार वयस्क आबादी के 10 से 15% हिस्से तक ही सीमित था। तब तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी। तो 1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिकाएं औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बातें कर रहे थे ना, वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की संकल्पना थी। यही आपको मिलेंगे सब, आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो। अधिकारों का निर्धारण की बात करें तो नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएं, क्या उत्पीड़ित समुदायों को वगैरह बताई गई थी। तो अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू जी ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और यह कहा था कि संविधान निर्माता को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है। और यह कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे आज़ादी की उम्मीदें पैदा हुई, डिफरेंट ग्रुप्स अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे। इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक आम सहमति पर पहुंचना इम्पोर्टेंट था। पृथक निर्वाचिका की समस्या क्या थी कि 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने सेपरेट निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब एक जगह होते हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। हमें जरूरत है एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की जिसके अंदर मतलब क्या हो, अल्पसंख्यक भी औरों के साथ भेदभाव के साथ जी सके। भाई साहब, सद्भाव है, भेदभाव नहीं है। और समुदायों कम्युनिटीज के बीच मतभेद कम हो। ठीक तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए सेपरेट निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की जरूरतों को नॉन मुस्लिम अच्छी तरह नहीं समझ सकते और ना ही अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधित्व चुन सकते। ठीक तो सेपरेट निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए इस बयान से ज्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। इसके बाद जो गर्मा गर्म बहस चली उसमें इस डिमांड के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। तो ज्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक सेपरेट जो निर्वाचिका है उसकी व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। आरबी धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें यानी कि अल्पसंख्यकों को फुसला लिया है। अब इस बात को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। ठीक विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर भड़कने लगे थे। उन्हें निरंतर गृहयुद्ध, दंगों और हिंसा की आशंका दिखाई देती थी और सरदार पटेल ने कहा था कि अगर पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी डिमांड थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से बढ़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। पटेल ने कहा कि क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे यानी कि पृथक निर्वाचिका को छोड़ दो तुरंत के तुरंत। यहाँ पे यह देखो कि सरदार वल्लभ पटेल जी ने क्या कहा था, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। बस यही पूछेगा, जैसे ऊपर था ना, क्या था वो। हम्म, बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उद्दत शब्द, ये किसने कहा था? सोमनाथ लाहिड़ी ने। मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ बट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इससे आपको कहानी भी याद करेगी रहेगी। तो ये पूछा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? सोमनाथ लाहिड़ी ने दिया था। ठीक सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा स्टेट है, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीच हो गए, ये हमारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पृथक निर्वाचकों की मांग का जवाब देते हुए गोविंद बल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है।
वह बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वे कितना आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उन्हें इस स्तर पर कोई भी आपत्ति नहीं थी कि एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए जिससे कि न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि उसमें स्वाभिमान का आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो, तथा बहुल समुदाय का यह दायित्व है कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझे, उनकी आकांक्षाओं को महसूस करे। इसके बावजूद पंत पृथक निर्वाचिका का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि भाई आत्मघाती डिमांड है ये, और जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग अलग कर देगी, उन्हें कमजोर करना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी भी नहीं मिल पाएगी। तो बहुत सारे पॉइंट्स थे यार, जितने जिसको आप किसको याद रखोगे, जो मेजर में बता देता हूँ। गोविंद वल्लभ पंत जी ने क्या कहा था कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। तो ये कहा था गोविंद वल्लभ पंत जी ने। ठीक, बस चलो ये हम खत्म करते हैं इसको, क्योंकि इसमें वैसे है भी नहीं कुछ ज्यादा, ये वही स्टेटमेंट दे रखा है, सबके बोल रखे हैं। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, समुदाय को सांस्कृतिक आयु के रूप में मान्यता दी जा सकती है और उन्हें सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता था, बट राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्यों को राज्य के सामान्य सदस्यों के रूप में काम करना था, अन्यथा उनकी निष्ठाएं विभाजित होती। तो पंत ने कहा, क्या कहा, हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम नागरिक के रूप में नहीं सोचते बल्कि समुदाय के रूप में ही सोच पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक नॉर्मल सिटीजन की तरह नहीं सोच सकते, हम एज अ मतलब कम्युनिटी के बारे में नहीं सोच पाते हैं। हम कम्युनिटी के बारे में एक्चुअली सोच सकते हैं, पूरी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं सोच सकते। तो हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है, सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी ही भी नागरिक ही होता है। ठीक, तो ये सब बोला था मैंने। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे। उदाहरण के लिए बेगम एजाज रसूल को लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट आत्मघाती साबित होगी, क्योंकि इससे माइनॉरिटीज जो मेजोरिटी से कट जाएंगे। तो 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य इस बात पर एग्री भी कर गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जा रहा है। इसके बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज मिल सके। ये सबका वो था। ठीक, समझ गए। खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं, ये किसने कहा था? गोविंद वल्लभ पंत जी ने। बस ये इंपॉर्टेंट है, बस ये लिखना, कुछ नहीं। चलो अब मैं आपको अगली वीडियो में इस कंप्लीट करा दूंगा, तो तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ाई करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।